नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से आपको करेंगे खबरदार। आपसे कुछ देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। खबरें साथ ही होंगी प्रधानमंत्री के रूस दौरे को भी लेकर, जहां ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। इसके अलावा बात दिल्ली में दमघोंटू हवा की भी होगी। आज से लागू हो गया है ग्रैब 2, बताएंगे आपको इसकी अहम जानकारी। और साथ ही खबरें होंगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के महासंग्राम से भी जुड़ी हुई अन्य क्षेत्रों की खबरों से भी करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की बिग हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना। भारत ब्रिक्स के घनिष्ठ सहयोग पर होगा फोकस। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई अहम बैठकों में होंगे शामिल। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के बीच कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। महाराष्ट्र और झारखंड में आज से नामांकन होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 के फैसले की करेगी समीक्षा। याचिका में की गई न्यायालय के पिछले फैसले को पलटने की मांग। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 2 लागू। कई जगहों पर AQI लेवल 300 के पार। और चक्रवात दाना ने दी दस्तक। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय राज्यों में हाई अलर्ट। कल से भारी बारिश की चेतावनी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के रूस दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन नेताओं के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा भी देगा। पिछले साल जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा, लेकिन शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन कल होगा। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस रवाना हो चुके हैं। पीएम ने इस यात्रा को लेकर एक प्रस्थान वक्तव्य भी जारी किया है। लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर आज कजान के 2 दिन के दौरे पर जा रहा हूं, जहां 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम के बयान में ये कहा गया है कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास के एजेंडे, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक हितों के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडे को आगे बढ़ाया है। पीएम के बयान में ये भी जिक्र है कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की उनकी यात्रा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। पीएम ने साथ ही ये भी कहा है कि वो ब्रिक्स के अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं।
और ब्रिक्स की इन खबरों के बाद आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी महासंग्राम की। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की, जहां प्रत्याशी आज से नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होने हैं और आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। आपको बता दें कि 20 नवंबर को चुनाव होगा इन 288 सीटों पर, जिसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद सबके सामने होगा जनादेश। तो आज से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और जबकि 29 अक्टूबर को नामांकन भरने का आखिरी दिन होगा, जिसके बाद 30 अक्टूबर को इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी की जाएगी, यानी कि जांच की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में चल रही टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही सीटों की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। दोनों के बीच खास तौर पर विदर्भ की 12 सीट को लेकर तनातनी चल रही है। ऐसे में अब दोनों के बीच के तनाव को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार सामने आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है और जल्द मसला सुलझ जाएगा। पटोले के अनुसार अब तक कांग्रेस की 96 सीट पर चर्चा पूरी हो चुकी है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज फिर से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की दलील ये है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस अपने किले में अधिकतम जगह लेने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विदर्भ में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी विदर्भ की सीटों पर दावा ठोका है। लेकिन जब से ठाकरे गुट ने इनमें से कुछ सीटों की मांग की है, तो कांग्रेस और ठाकरे गुट में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए विदर्भ के कांग्रेस नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। इससे पहले कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। उम्मीद है कि आज उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने इस बात का खंडन भी किया है कि वो गठबंधन से अलग होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो शुरू हो चुकी है कि क्या इससे महाविकास आघाड़ी का राजनीतिक समीकरण नहीं बिगड़ जाएगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई और आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में चल रहा टकराव अभी तक जस का तस बना हुआ है, यानी सीट शेयरिंग पर अभी भी तनातनी बनी हुई है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस की सूची जरूर जारी हो सकती है और इसके साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी झारखंड के चुनावी महासंग्राम को लेकर एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए, जिसका बिगुल बज चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए आज से नामांकन दाखिल कर पाएंगे। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा, वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में आपको बता दें 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 24,520 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। राज्य में 2,06,00,000 मतदाता हैं और जिसमें महिला मतदाता 1,29,00,000 हैं और पुरुष मतदाता 1,31,00,000 हैं। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर ओरांव लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को उनकी मौजूदा जामताड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर मुहर भी लगा दी है। तो आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस की पहली सूची जारी की दी है और इन सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम जो है वो जारी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड सरकार में जो भी मंत्री हैं रामेश्वर ओरांव, उनको लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर से सीट पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी उनकी मौजूदा सीट जो जामताड़ा विधानसभा सीट है वहां से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चतरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जनार्दन पासवान को चतरा से टिकट दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि चतरा की इस सीट पर जीत के साथ ही एलजेपी रामविलास झारखंड में भी अपनी जीत की शुरुआत करेगी। 24 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी वो भी अपना नामांकन 24 तारीख को वो भरेंगे और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि चतरा की इस सीट की जीत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शुरुआत झारखंड में भी होगी। इसके पूर्व भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, पर मैं मानता हूं कि इस बार जिस मजबूत परिस्थिति में हमारा गठबंधन और पार्टी है, तो इस बार चतरा की ये सीट हम लोगों के खाते में यकीनन आएगी, ये विश्वास है। तो कैसे झारखंड में राजनीतिक समीकरण इस समय बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे कुमार आलोक का और जानते हैं कि झारखंड में इस समय किस तरीके से सियासी हलचल चल रही है। कुमार, अगर हम झारखंड की राजनीति के बारे में देखें तो पिछले 24 सालों में जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आई है। 13 सरकार बनी है और साथ ही साथ 7 चेहरों के इर्द गिर्द बनती हुई है झारखंड की राजनीति नजर आ रही है। हालांकि अब चुनावी परीक्षा का समय आ चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चेहरों को लेकर मंथन कर रही हैं और दिल्ली से लेकर झारखंड तक तमाम राजनीतिक बैठकें भी हो रही हैं। ऐसे में किस तरीके से झारखंड की राजनीति आगे बढ़ रही है और चुनावों के लिए प्रक्रिया किस तरीके से मजबूत होती नजर आ रही है? सबसे पहली बार आपको बताया है कि बाबूलाल मरांडी जब झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड अलग राज्य बना, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुए। और बाबूलाल मरांडी का जो एक विकास की जो गाथा है, जो उन्होंने विकास किया झारखंड में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर उन्होंने काफ़ी उनके मुख्यमंत्रित्व काल में काफ़ी विकास हुआ। लेकिन उसके बाद बाबूलाल मरांडी के उनके बाद जो भी सरकारें यहाँ पे आई, या तो उथल पुथल रहा, कभी मधु कोड़ा बन गए, मधु कोड़ा एक विधायक थे वो बन गए, तो झारखंड की राजनीति उथल पुथल का शिकार रही। लेकिन इस बार यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आप देख रहे हैं कि हर पार्टी में, अगर हम कहें कि कांग्रेस के अंदर, झामुमो के अंदर उथल पुथल है, तो बीजेपी के अंदर भी उथल पुथल है। क्योंकि जमशेदपुर, आप 2 सीट आपने बताया कि 2 सीट, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम,
तो ये जो दोनों सीट है वो काफी कमाल का सीट है। और यहाँ पर आपको पता होगा जमशेदपुर वेस्ट से पिछली बार रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री थे, और उनके खिलाफ बीजेपी के ही मंत्री जो उन्होंने विद्रोह कर दिया था पार्टी से और निर्दलीय सीट पर चुनाव लड़े, निर्दलीय टिकट पे, और वहां पे सिलेंडर छाप उनका था क्योंकि वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे और जो उज्ज्वला योजना था उसका मतलब आप कहें कि केंद्र सरकार के तौर पे या राज्य सरकार के स्तर पे उसका बहुत ही शानदार इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसमें वो मंत्री थे और सिलेंडर छाप से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, वो जीत गए। और अभी आप देखिए कि जमशेदपुर वेस्ट एंड जमशेदपुर ईस्ट दोनों जगहों पे बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हैं। बन्ना गुप्ता के खिलाफ सरयू राय लड़ेंगे जो जदयू से पिछली बार मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, वो लड़ेंगे जदयू से इस बार एनडीए गठबंधन के रूप में। वहां फिर अजय राय आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रघुवर दास की जो पुत्रवधू हैं वो जमशेदपुर वेस्ट से चुनाव लड़ रही हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चुनाव है। और पूरे चाहे वो झामुमो हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य दल जहां भी है वहां पे विद्रोह की स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर एनडीए ने जो गठबंधन बनाया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि पिछली बार 29 सीटों पर लड़ने वाले जेडीयू इस बार जेडीयू को समायोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट उनको दिया है। राजा पीटर जो बहुत बड़े नेता हैं उनको टिकट दिया है और सरयू राय को जमशेदपुर वेस्ट से दिया है टिकट। वहां पर बन्ना गुप्ता है जो स्वास्थ्य मंत्री भी है और बहुत ही बड़े नेता है और बहुत ही लड़ाई दिलचस्प होगी। देखना होगा जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट का लड़ाई दिलचस्प होगा। राजा पीटर पाकुड़ से लड़ेंगे। इसके अलावा एलजेपी जो अभी उनका बाइट चल रहा था, लोजपा रामविलास पासवान की जो अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, चतरा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो बिहार की सीमाओं से सटे जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कोडरमा हो, चाहे वो चतरा हो, चाहे वो देवघर हो, तो वहां पर दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो, उन्होंने क्षेत्रीय दलों को मौका दिया है। यानी आरजेडी को उन्हीं सीटों पर मौका दिया गया है जो बॉर्डर एरिया है बिहार के, जहां पर हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी का वर्चस्व हो। और बीजेपी ने वही दिया। चतरा की आपने बात की, चतरा से वो लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान की पार्टी को टिकट दिया गया है। और देखना ये होगा कि अभी चुनाव की जो परिपाटी है, जो भी आक्रमण प्रक्रमण का जो दौर है वो शुरू है। लेकिन ये देखना होगा कि अभी कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अभी भी आरजेडी जो इंडी गठबंधन है उनके अंदर जिस तरीके से कुमार आलोक आप बता रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में हमने एक हमेशा से राजनीतिक अनिश्चितता देखी है और यही कारण रहा है कि कई बार सीएम भी बदले हैं। अगर इस चुनाव के बारे में बात की जाए तो 2019 के बाद कई राजनीतिक समीकरण जो हैं वो बदल चुके हैं और उसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब आगे भी चल रही हैं। आपने बात करी आरजेडी की, क्या इंडी गठबंधन में रसाकशी खत्म हो गई है ये मान लिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि 81 में से 70 तो हम ही लड़ रहे हैं, इसके बाद जो लड़ना चाहे साथ में वो लड़े, ऐसे में क्या जो तनातनी चल रही थी सीट फॉर्मूला तय हो चुका है? अंदरूनी जानकारी के अनुसार सीट का फार्मूला तय हो गया है कि 70 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लड़ेगी, बाकी बच गई 11 सीटें। तो 11 सीटों में बोला गया है कि आप दोनों बंटवारा कर लो, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी बंटवारा कर लो कि आपको कितना सीटों पर लड़ना है। क्योंकि पिछली बार जब 7 सीटों पर लड़ी थी आरजेडी तो उनको 1 सीट मात्र सत्यानंद भोक्ता जीते थे और सत्यानंद भोक्ता को मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन वो कह रहे कि मैं 5 सीटों पर रनर अप था आरजेडी, मनोज झा की अगर हम बात करें, लेकिन लेफ्ट ने वहां पर 1 सीट जीता था, सीपीआई एमएल ने। तो अब वहां पर महागठबंधन कह लें या इंडी गठबंधन कह लें, वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भी 6 सीटें चाहिए। अब 6 सीटें उनको चाहिए, 12 सीटें आरजेडी को चाहिए। तो अभी भी रस्साकसी जो है वो मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो परिस्थितियां थी उसको कंप्लीट कर लिया गया है। अब आज शाम 4 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि महागठबंधन का जो लास्ट जो आएगा, जो उनका लिस्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा।
जी, आलोक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिशिर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। शिशिर, यहाँ हम आपके पास आना चाहेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी हम रसाकशी का दौर देख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में तनातनी चल रही है और ये तनातनी जस की तस बनी हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे शिशिर कि आज भी महाविकास आघाड़ी की एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। शरद पवार को मध्यस्थता के लिए लाया गया है और कुल मिला के 15 सीटें ऐसी हैं जहां बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर महाराष्ट्र की स्थिति की हम बात करें तो एक बात इसमें स्पष्ट है कि कल कांग्रेस के सभी नेता जो थे वो दिल्ली में गए थे और दिल्ली में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। उसमें कुछ कांग्रेस की सीटों पर चर्चा भी और साथ ही साथ किस प्रकार से शिवसेना के साथ आगे बढ़ा जाए इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस चर्चा का स्वरूप क्या होता है। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि कल जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम आज मुंबई जाएंगे और मुंबई में आज उद्धव ठाकरे से भी चर्चा होगी और शरद पवार से भी चर्चा होगी। और जो खबर में मिल रही है उसके अनुसार अब जो है कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया है चर्चा के लिए। इससे पहले जब इस प्रकार की चर्चा होती थी तो नाना पटोले जो थे सीटों के बारे में वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे अन्य नेताओं के साथ। लेकिन इस बार हमने देखा आज सुबह कांग्रेस ने बाला साहब थोरात को जो है सिल्वर ओक शरद पवार के आवास पर भेजा है चर्चा करने के लिए। वहां साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जयंत पाटिल जो कि एनसीपी से शरद पवार पार्टी गुट के जो उनके नेता है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में अब जो है लोग बदलने की बात यहाँ पर की जाएगी। शिवसेना के ठाकरे की ओर से अगर देखा जाए तो सांसद संजय राउत जो है वो इस चर्चा में थे। वहां पर अब देखा जाए तो अनिल देसाई जो है वो कमान संभालेंगे। तो ऐसे में चर्चा का एक दूसरा राउंड जो हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार शुरू हो सकता है, क्योंकि गहमा गहमी खूब ज्यादा बड़ी थी दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर। तो ऐसे में अब ये फिर से एक प्रयास किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं आम सहमति बन जाए और उसमें कड़ी का काम कर रहे हैं शरद पवार। आज की सबसे महत्वपूर्ण बैठक यह है, तकरीबन 3 बजे जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक यहाँ पे बुलाई जा रही है। साथ ही साथ शरद पवार, जैसे मैंने पहले कहा कि शरद पवार से मिलने जो है संजय राउत जाने वाले हैं, साथ ही साथ बाला साहब थोरात जो है उनसे मिलेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना तीनों पार्टियों के नेता आज मिलेंगे। बातचीत फिर से एक बार होगी। कल कांग्रेस ने कहा था कि आज उनकी जो पहली फहरिस्त है सूचियों की, उम्मीदवारों की, उसकी घोषणा वो आज करेंगे। लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि आखिर कब तक पहली लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। वही दूसरी उनकी अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसी पुष्टि नहीं आई है कि कब शरद पवार पार्टी की ओर की प्रत्याशियों की सूची सामने आएगी और कब उद्धव ठाकरे की सूची सामने आएगी। तो इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बैठकों का दौर जारी है और उस वक्त चेहरे बदल दिए गए हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की हम देख चुके हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठकों का दौर अभी भी जारी है, जहां नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक ही चरण में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। उम्मीदवारी की प्रक्रिया जहां शुरू हो जाती है वहां महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की अभी तक सूची ना आना किस तरफ इशारा दे रहा है कि यहां पर भी अंतर्कलह साफ साफ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए दोनों में से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही कांग्रेस इस वक्त झुकने के लिए तैयार है और जिस प्रकार से शिवसेना का रुख है वो भी ये बात छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का एक गुट कह रहा है, खासतौर पर जो विदर्भ के नेताओं का गुट कह रहा है कि विदर्भ में कांग्रेस की ताकत बड़ी है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसे में जो है ये सीटों का बंटवारा हो और शिवसेना के पास ये सीटें जाए। उनको अपनी ताकत विदर्भ में बढ़ानी है। बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जहां तक शिवसेना की बात करें तो शिवसेना कोंकण में, ठाणे में, मुंबई में उनका गढ़ माना जाता है, तो वही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है विदर्भ। तो ऐसे में विदर्भ में सीटें का बंटवारा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को इस वक्त, खासतौर पर जो विदर्भ के कांग्रेस नेता है, उनको ठीक नहीं लग रहा और इसीलिए ये रस्साकसी अब तक चल रही है और इसीलिए किसी भी एक सहमति पर जो है तीनों पार्टियां नहीं आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है, मैं बैकफुट पर कहूंगा इस वक्त महाविकास आघाड़ी इसीलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार से आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अगले 8 दिनों में सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन भरना है। तो ऐसे में बहुत जल्दबाजी से यह फैसला भी लेना होगा कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों को जो है एबी फॉर्म भी बांटने हैं। वही अगर मैं महायुति की बात करूंगा तो महायुति इस वक्त पूरी जो उनको लीड मिल चुका है, क्योंकि इससे पहले ही जो है बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जहां तक बात करें पवार की तो
अजित पवार के पास भी उनके जो नेतागण हैं वो मिलने उनके पास आ रहे हैं। और जो खबर हमको इस वक्त मिल रही है, हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ नेताओं को जो है अजित पवार द्वारा एबी फॉर्म भी बांटे गए हैं। मतलब महायुति पूरी तरह से तैयार यहाँ पर दिख रही है, लीडिंग यहाँ पर कर रही है। लेकिन दूसरी ओर मुकाबला महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी का है महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड की ओर रुख करते हैं कुमार आलोक का। कुमार आलोक, अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए, एक तरफ चेहरे हैं और एक तरफ चुनावी मुद्दे हैं, क्योंकि जनता जो है वो चुनावी मुद्दे सुनना चाहती है कि किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी जो है वो इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़े। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल किस चुनावी मुद्दों को लेकर 2024 के विधानसभा चुनावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। जेल उनको सजा हुई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जमीन घोटाले के मुद्दे पर, और उनकी पत्नी एक तरह से कैंपेन कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए। और अब जब जेल से छूट के आए हैं तो एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, लेकिन वो कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा मतदाताओं के लिए, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबूलाल मरांडी हैं, बाबूलाल मरांडी के बारे में आपको, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था उस समय जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने विकास की जो नई गाथा गढ़ी थी यहाँ पर, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। माने उसको आप कहेंगे कि लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, जो बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था, उन्होंने जो कार्य किया वो अपने आप में बेजोड़ था और बेमिसाल था। तो बाबूलाल मरांडी को चेहरा फेस किया गया है यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसके अलावा और भी है, अर्जुन मुंडा है, बहुत स्टॉलवर्ड्स है। इसके अलावा रघुवर दास है, वो भी स्टॉलवर्ड्स है। और जिस तरीके से एनडीए ने अपना कुनबा संभाला है वो अपने आप में वो भी अपने आप में बेहतरीन है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता चुका था कि 2019 का जो चुनाव है, आप देखिए 29 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, जो कि एनडीए के अंग थी। वो एलजेपी भी अलग से चुनाव लड़ी थी, रामविलास पासवान या उनकी पार्टी ने भी प्रचार किया था वहां पर लोजपा के लिए। जैसे कि रामगढ़ के अलावा 3-4 और सीटें हैं जहां पर गढ़ था रामविलास पासवान का। लेकिन इस बार जी कुमार, बीजेपी ने दोनों को समायोजित किया है, जेडीयू को भी समायोजित किया है और एलजेपी को भी समायोजित किया है। तो अब देखना यह होगा कि अब जैसे जैसे अभी आरजेडी कांग्रेस एंड जेएमएम में जो टकराव चल रहा है, उसमें उस टकराव में क्या पृष्ठभूमि हो सकती है, वो शाम तक खबर आ सकती है। जी, यहाँ शिशिर के पास भी लौटेंगे। शिशिर, जो एमवीए में महाभारत चल रही है और कांग्रेस उद्धव के बीच जिस तरीके से तलवारें खिंच गई हैं, क्या आज महाविकास अघाड़ी की जो अहम बैठक है उसमें ये मान लिया जाए कि तकरार खत्म हो जाएगी और सीट शेयरिंग का जो फाइनल फॉर्मूला है वो सबके सामने आ जाएगा? देखिए, ओटो पर कुछ और बात है, दिल में कुछ और बात है। ओटो पर इस प्रकार से देखा जाए तो कल कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कल रात तक जो उनकी पहली सूची आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। ये भी अल्टीमेटम दिया गया था कि आज सुबह तक जो है वो उनकी पहली सूची आ जाएगी, जो कि नहीं आई। वही बात करें, संजय राउत ने भी ये कहा था कि ये मसला जो है कल तक सुलझ जाएगा। आज जो है बैठक की जाएगी और बाद में ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बातें कही जा रही है उस प्रकार से बातें हो नहीं रही है। तो स्पष्ट रूप से है कि अभी तक जो है ये मसला जो है हल नहीं किया गया। अगर होता तो जाहिर सी बात है कि अब तक सीटों का बंटवारा होकर उसकी घोषणा भी की गई होती। तो ऐसे में इस वक्त भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार बैठकें अभी भी जारी है। जिस प्रकार से हम बात करें कि इस वक्त मध्यस्थता शरद पवार कर रहे हैं, तो आज जो है शरद पवार के साथ कांग्रेस के नेता भी मिलेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी मिलेंगे और इस बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि इस हद तक जो है इस बात को आगे नहीं लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है महाविकास आघाड़ी पर पड़े। कल एक बात सामने आई थी, मीडिया में बात खूब चली थी कि क्या शिवसेना जो है महाविकास आघाड़ी से अलग हो रही है। हालांकि इस बात का खंडन जो है शिवसेना ने भी किया था। संजय राउत ने स्पष्ट किया था कि हमारे बारे में ये गलत अफवाह जो है फैलाई जा रही है, और कांग्रेस ने भी इस बात का खंडन किया था कि महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है और कोई इसमें अलग नहीं हो रहा। लेकिन जिस प्रकार से चर्चा का दौर इस वक्त जारी है, ये कह नहीं सकते। चलिए शिशिर, तो मतलब चर्चाओं का दौर अभी भी जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज कांग्रेस की पहली सूची महाराष्ट्र की आ जाएगी। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। शिशिर और कुमार आलोक, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूज़ 10 में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर, जिसमें आज से लागू हो चुका है ग्रैब 2। क्या है नियम, बताएंगे ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर की, जहां आज से ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया है कई पाबंदियों के साथ। AQI लेवल आपको बता दें कि 300 ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। और इसे आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। CAQM ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील भी की है। लोगों से तकनीक की मदद लेकर कम भीड़भाड़ वाले रास्तों पर आवाजाही करने की अपील की गई है, जबकि CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। साथ ही धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने को भी कहा गया है। स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख सेक्टरों के लिए उपायों को तेज किया जाए। इस दौरान डीजल जनरेटर चलाने पर रोक रहेगी। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। जनरेटरों के इस्तेमाल को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। वहीं प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को अब बढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुका है ग्रैब 2 और इसी के साथ दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और उसमें झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई है। वहीं आज दिल्ली एनसीआर के AQI की बात की जाए तो आज सुबह अक्षरधाम इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सुबह की ये तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर आप देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की है और दूसरी गाजीपुर की, और एक सफ़ेद चादर जो है ये आप देख रहे हैं ये स्मॉग है। जी हाँ, ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये चादर जो है वो देखी गई है, जिसकी वजह से AQI लेवल जो है वो बेहद ही ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है। यहाँ AQI 382 दर्ज किया गया है, जिसे CPCB के अनुसार बहुत ख़राब श्रेणी में रखा गया है। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। कहीं बाहर निकलने में सर अच्छी बात नहीं है सर, निकलना चाहते हैं बच्चों को तो सर मास्क लगाना पड़ता है, परेशानी होने लगती है अभी तो। अब बट अगर बाद में दिक्कत होगी फिर बच्चों को इन्फेक्शन फैलेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, परेशानी होगा। सर गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। बहुत प्रदूषण है, इसके लिए मेरा दरख्वास्त है कि इसको देखे जो यहाँ की सरकार है, ये देख के इसको सही कराए। यहाँ आदमी ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। सरकार से यही है कि इसका जो प्रदूषण है ये थोड़ा कम होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध की एक पतली परत छा गई। दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर प्रदूषण की स्थिति क्या रही, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। दिल्ली तेरी यही कहानी, न शुद्ध हवा न शुद्ध पानी। जी हाँ, ये तस्वीर इसलिए भी दिल्ली पर सटीक बैठती है क्योंकि दिल्ली में इस समय जो पॉल्यूशन का स्तर है वो अपने चरम पर है। यानी कि दिल्ली में जो
पॉल्यूशन लेवल है वो इस वक्त ग्रेड 2 पर जा चुका है। मैं इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हूँ। ये देख सकते हैं दिल्ली का वो कर्तव्य पथ है जहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं और दिल्ली को निहारते हैं, और इस कर्तव्य पथ पर आपको जितनी भी वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं वो होती हैं, और मॉर्निंग में लोग यहाँ पर वॉक करते हैं। लेकिन अभी आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो सुबह के वक्त बिल्कुल कोहरे की चादर में ये कर्तव्य पथ लिपटा रहता है। और देखिए इंडिया गेट की तस्वीर भी अगर आप देखें तो इस समय इंडिया गेट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वजह सिर्फ जो पॉल्यूशन की जो परत है, जो लेयर है वो इतनी हाई है, जो क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना हाई है कि उसकी वजह से आपको यहाँ पर वो तस्वीर नहीं दिखाई दे पा रही होगी। राजधानी दिल्ली में पिछले कई सालों से अरविंद केजरीवाल सरकार सिर्फ दावे करती है, सिर्फ वादे करती है दिल्ली को संघाई बनाने का, लेकिन एक भी ऐसा काम जो धरातल पर है वो नहीं दिख रहा। कल ही अब देखिए कि अतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के पॉल्यूशन पर बात नहीं की, दिल्ली के पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पर बात नहीं की। उन्होंने बात की कि कैसे जो यूपी और जो हरियाणा की बसें हैं वो दिल्ली में आकर पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं, उन्होंने इस पर इशारा किया। तो कुल मिलाकर दिल्ली और दिल्ली की सरकार ने पिछले कई सालों से दिल्ली को ठगा है, और लगभग यही तस्वीर आए दिन दिखती है जो बेहद ही चौंकाने और डराने वाली है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हो चुका है ग्रैब 2। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, ग्रैब 2 लागू होने के बाद क्या क्या पाबंदियां अब लग गई हैं? अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर निकलें, क्योंकि कुछ नियम कानून जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली लगातार दम घुटू होती जा रही है और इसका असर सेहत पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सिर्फ प्रॉब्लम को खड़ा करना, उसका सोल्यूशन ना बताना, ऐसे में दिल्ली की जनता गर्मी थी तो गर्मी के जल संकट से परेशान थी, सर्दी ने दस्तक दी है तो वायु प्रदूषण से परेशान है। भावना, दिल्ली लगातार पिछले कई सालों से देखें तो वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण की समस्या से दो चार हो रही है, और इसके लिए बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है आज इन तस्वीरों से साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से दिल्ली में जो है सांसों का संकट आ पड़ा है। लोग जो है सांस लेने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जो वो सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित सांस उनके सामने आ रही है। और सुबह सुबह की जो तस्वीर है, जो लोग आपको देखा होगा कर्तव्य पथ और इंडिया गेट सहित पूरे दिल्ली में एक रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं पार्कों में, वो लोग जाने जो पार्कों की तरफ उनका जो जाना है वो बंद हो चुका है। वजह यह है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है बीते अगर 2-3 दिन से देखें तो लगातार बढ़ रहा है, और जो एक QI जो लेवल है 200 से 300 वाला वो सोमवार को टच हो चुका है, और आज सुबह 8 बजे से बात करें तो AQI का जो ग्रेड 2 का लेवल है वो लागू हो चुका है, यानी कि 300 से और 400 के बीच में जो प्रदूषण लेवल इंडेक्स है वो पहुंच गया है। और जब 400 से 500 और 500 से 600 के बीच में जब ग्रेड 3 और 4 का लेवल पहुंचेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीर होगी। क्योंकि जिस तरह से अगर आपको बताऊं कि मौसम विभाग के साथ साथ जो वायु प्रदूषण विभाग है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि आने वाले जो 1 हफ्ते हैं वो खासे दिल्ली के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लगातार दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा और लोगों को खासी दिक्कतें होंगी। और जब त्योहारी का सीजन है, यानी कि आने वाले समय में दिवाली आने वाली है, और जैसा आपने बताया कि छठ आने वाला है, और छठ इतना एक पवित्र त्यौहार है कि जब यमुना के नदी में जाकर जो है जो पूर्वांचल वासी है जो उगते और ढलते सूरज को अर्घ देते हैं और एक विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, और वो बाकायदा जल का आचमन करते हैं। और जो आज की अभी आपने तस्वीर दिखाई जो यमुना की कालिंदी कुंज वाली, वो अगर देखें तो आपको डर सा महसूस होगा, क्योंकि एक सफ़ेद सी जो चादर है वो बिछी हुई है और सिर्फ 4-5 दिन का समय बचा है। ऐसे में आज भी अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस कॉन्फ्रेंस में देखिए कितने बड़े दावे। उन्होंने बाकायदा पराली को कोट किया और बोला कि
पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता था। और उन्होंने पंजाब के लिए कोट करते हुए कहा कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो पराली जलाई जाती थी, और उन्होंने आज बाकायदा कहा कि पंजाब से लगभग पराली बंद हो गई और दिल्ली और हरियाणा को भी पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन आज सुबह की अगर आप अखबारों के हेडलाइंस देखें, आज कई अखबारों ने बाकायदा कोट किया है, भटिंडा और संगरूर की कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ किसानों ने खुलेआम पराली जलाई और बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये हम लगातार जला रहे हैं और सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, यानी कि अपनी सरकार तो कुल मिलाकर अमरेंद्र देखा जाए तो पानी और हवा दोनों जहरीली हुई है इस समय, लेकिन आम जनता परेशान है अमरेंद्र, और इस पर फिर राजनीति हो रही है। हर साल की यही दिक्कत है कि जल संकट होगा गर्मी के समय, सर्दी आएगी तो वायु प्रदूषण होगा, लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं और उसके बाद जिसको भुगतना पड़ता है अमरेंद्र वो जनता होती है। ऐसे में क्या कड़े निर्देश ऐसे लागू किए जाएं कि आने वाले सालों में, आने वाले समय में इस तरीके की परेशानी दिल्ली वासियों या दिल्ली और एनसीआर के लोगों को ना झेलनी पड़े? देखिए भावना, जिस तरह से दिल्ली लगातार वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से गुजर रही है, ऐसे में अगर आप दुनिया का एग्जाम्पल देखें तो दुनिया के कई ऐसे कंट्री हैं तो दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूटेड से, जिसमें मैक्सिको की बात करें, कोपेनहेगन की बात करें या कुछ और कंट्री की बात करें, उन्होंने बाकायदा विल पावर के साथ और एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ पॉल्यूशन पर एक सॉल्यूशन पाया और आज वहाँ से पॉल्यूशन फ्री स्टेट बन चुका है। तो दिल्ली में सबसे बड़ी कमी है विल पावर की। दिल्ली के जो नेता हैं और दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार, उन्होंने पेपर पे वो सारी बातें नहीं की, हवाई बातें की, लेकिन हाँ, जो इस समय की परिस्थितियां हैं ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है लोगों को कि उनको खासी दिक्कतें हो रही हैं और उनको घर से निकलने से पहले सोचना चाहिए, बाकायदा मास्क लगाना चाहिए, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो से सफर करें, अपनी गाड़ियों को कम से कम लेके जाएं और जितना जरूरी हो वो घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम है, अदरवाइज वो घर में रहे। तो कुल मिलाकर कुछ सावधानी जरूर बरतनी होगी, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते दिल्ली वासियों के लिए काफी संकट भरे हो सकते हैं। भावना जी अमरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि लगातार दिल्ली दमघोंटू होती जा रही है। न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चक्रवात दाना के बारे में और किन राज्यों पर यह चक्रवात असर करने वाला है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। एक जमाना था हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात कर लेते हैं चक्रवात दाना की, जहां बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाले चक्रवाती तूफान के मद्देनजर उड़ीसा के गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकनाल, जाजपुर, अंगुल, खुर्दा, नयागढ़ और कटक जिले में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात दाना से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों पर समीक्षा बैठक भी की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों को लेकर मांझी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई जनहानि ना हो। सीएम मांझी ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के बाद 100% निकासी की जाएगी, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति के मद्देनजर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशमन सेवा की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। चक्रवात आश्रयों को सभी बुनियादी जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं से लैस किया जाएगा। बिजली और पानी की आपूर्ति और टेलीफोन और सड़क संचार की जल्द बहाली के लिए भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। वहीं अस्पतालों को निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित विभाग पहले से ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या अधिक कीमत वसूलने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
तो चक्रवात दाना को लेकर उड़ीसा सरकार अलर्ट मोड पर है और एक समीक्षा बैठक की है जिसमें तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उर्मिलेश जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। उर्मिलेश का रुख करेंगे। उर्मिलेश, कितना परेशान करने वाला हो सकता है चक्रवाती दाना और उड़ीसा सरकार की जिस तरीके की समीक्षा बैठक की तैयारियों के बारे में हमने सुना जाना, इसके बाद अगर मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात दाना कितना गंभीर रूप ले सकता है और पर्यटकों को भी क्या सलाह दी गई है सरकार की तरफ से? जी भावना, निश्चित तौर से जिस तरीके से कि मौसम विभाग ने बताया था कि 24 तारीख रात को और 25 तारीख सुबह यहाँ पर से होकर के चक्रवाती तूफान यहाँ से गुजरेगा और इसमें जो है 100 से 120 की जो रफ्तार है उस रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेंगी। तो निश्चित तौर से यहाँ पर तमाम प्रशासन ने जो है अपनी तैयारियों को जो है वो अमली जामा पहना रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक कंट्रोल रूम की जो है स्थापना की गई है जिसमें कि तमाम जो ये चक्रवाती तूफान आएगा इस पर एक पैनी नज़र बनाए हुए रखेगा। इसमें यह भी कहा गया है प्रशासन की तरफ से जो है ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पर तमाम जो आकस्मिक सेवाएं हैं उनको जो है तत्काल प्रभाव से तैयार रखा जाए। साथ ही यहाँ पर जो है बिजली और जो है उसके अलावा दूर संचार जैसी जो भी आकस्मिक सेवाएं हैं उन आकस्मिक सेवाओं को किसी तरीके से कोई बाधा न पहुंचे। तो ये कहा जा सकता है कि रविवार को जो मीटिंग हुई थी जो है प्रबंधन समिति की, जिसमें कि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उन्होंने बंगाल और उड़ीसा के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उन आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि इस चक्रवाती तूफान जो आएगा इसमें कोशिश की जाए कि जो जान और माल की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा है वो जो है पुख्ता हो। साथ ही जो है कहीं ना कहीं जब ये चक्रवाती तूफान आए तो ऐसे में जो यहाँ पर, क्योंकि देखिए समुद्र में तमाम जो मछुआरे होते हैं वो मछुआरे समुद्र में जो है मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में कहा गया है कि मछुआरों को जो है समुद्र से वापस जो है लौटाया जाए और तमाम जो समुद्री इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके सुरक्षित जगहों पर उनको पहुंचाया जाए। तो ये कहा जा सकता है भावना कि प्रशासन ने यहाँ पर इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए अपनी तरीके से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। और साथ ये कहा गया है क्योंकि देखिए जो उड़ीसा है उस उड़ीसा में लगभग 14 जिले ऐसे हैं जो कोस्टल जिले हैं। उन जिलों में तमाम जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो तमाम एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसमें चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, कोस्ट गार्ड हो, इवन नेवी हो और सेना हो, तमाम लोगों को जो है ये तमाम जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने अपनी तरीके से यहाँ पर जो है इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। जी उर्मिलेश, तो 24 अक्टूबर को टकराएगा कहीं ना कहीं उड़ीसा के तटों में ये चक्रवाती दाना और कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार है। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ प्रशासन तमाम समीक्षा बैठक के साथ इससे निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल उर्मिलेश, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 के फैसले की समीक्षा करेगा। दाखिल की गई याचिका में न्यायालय के पिछले फैसलों को पलटने की मांग की गई है, जिसमें नीट यूजी परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के दावों में कोई दम नहीं पाया गया था। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय एनटीए के प्रशासनिक संचालन के बारे में व्यापक चिंताओं को भी स्वीकार किया था, जो कि नीट यूजी की देखरेख करने वाली संस्था है। वहीं इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को एनटीए की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की जांच करने और उसे बढ़ाने के लिए एक समिति भी गठित करने का निर्देश दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। जदयू ने तेजस्वी यादव पर इनकम घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी उन्होंने अपनी इनकम के बारे में गलत हलफनामा दिया है। तेजस्वी यादव पर लगा इनकम टैक्स घोटाले का आरोप। जदयू का तंज, तेजस्वी पद पर रहते हैं तो आय घटती है, नहीं रहते तो बढ़ती है। कौन सा व्यापार करते हैं तेजस्वी यादव जिससे उनकी आय
1 साल में 8 गुना हो जाती है। जदयू ने कहा सैलरी घोटाले के जनक हैं तेजस्वी यादव। बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्मा गई है। जदयू ने राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर इनकम घोटाले का आरोप लगाया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दस्तावेज झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब यह कुछ नहीं रहते तो उनकी आय बढ़ जाती है और जब यह नेता प्रतिपक्ष रहते हैं तो इनकी आय घट जाती है। तेजस्वी जी कहा करते थे कि हम नाबालिग थे, हम कुछ नहीं जानते थे, मेरे नाम पर जमीन कैसे हो गया। अब तो बालिग हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपने 2014-15 में तेजस्वी जब विधायक नहीं थे तब इनकी आमदनी थी 5,08,019 रुपया सालाना। ये हम नहीं बोलते, उनका इनकम टैक्स रिटर्न बोलता है। और 18-19 में जब विधायक बन गए घट गई आमदनी 1,41,750 रुपया, मैंने मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा। जदयू नेता ने आरोप लगाया कि जब 2014-15 में तेजस्वी यादव कुछ नहीं थे तब उनकी सालाना आय 5,18,000 थी और जैसे ही तेजस्वी विधायक बने तो उनकी सालाना आय घटकर 1,41,750 रुपए हो गई। 15 के चुनावी हलफनामा में कहते हैं कि 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज हमने दे दिया है और 2020 में 4,10,50,000 का कर्ज। तो ये आया कहां से पैसा? ये आया कहां से पैसा तेजस्वी जी? ये तो कम से कम आप स्पष्ट करिए। इसलिए हम ये अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव जी से कि आपकी मासिक आय अगर 11,812 रुपया 50 पैसा है तो पंचवर्षीय आय 5 वर्ष की आय आपकी हुई 89,75,360। तो कर्ज के रूप में आपने 3 करोड़ कैसे दे दिया? नीरज ने कहा कि तेजस्वी यादव कौन सा व्यापार करते हैं जिससे कि 1 वर्ष में उनकी आय 8 गुना हो जाती है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं त्योहारी सीजन की। उत्तर रेलवे ने इस त्योहारी सीजन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहारी सीजन के दौरान उत्तर रेलवे लगभग 3,050 विशेष ट्रेनें चलाएगा। उत्तर रेलवे आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए अनारक्षित ट्रेनें भी चलाएगा। त्योहारी सीजन के दौरान उत्तर रेलवे यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। विशेष ट्रेनों के अलावा ट्रेनों में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जा रहे हैं। ये विशेष ट्रेनें 1 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक संचालित की जाएंगी। इस वर्ष उत्तर रेलवे द्वारा संचालित विशेष ट्रेनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन बढ़ी हुई यात्राओं से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत होगी। 2023 में भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था, जिसमें उत्तर रेलवे ने 1082 ट्रिप स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देश भर में उड़ान योजना को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में कई शहर हवाई सेवा से जुड़ चुके हैं। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे से 5 नवंबर को पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। पहला शेड्यूल फ्लाइट रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा रहेगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को शुरुआत के 1 महीने तक इसका किराया केवल 999 रुपये ही देना होगा। आपको छूट जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। रविवार को मध्य प्रदेश के विंध्याचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट की सौगात देकर बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। 5 नवंबर से अब यहां से पहली शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। शुरुआती दौर में रीवा से भोपाल, भोपाल से रीवा की फ्लाइट होगी। रीवा अब खजुराहो और लखनऊ से भी जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस रूट पर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विमानन सेवा कंपनियों द्वारा शुरुआती 1 महीने के लिए इसके किराए में विशेष छूट दी जा रही है। यात्री केवल 999 रुपए में इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।
सूबे के सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, अब वो जमाना गया जब केवल बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। 5 नवंबर से हमारी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो रही है। रीवा भोपाल, सवेरे रीवा से भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से रीवा आएगी, फिर खजुराहो जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से खजुराहो आके रात में रीवा में रुकेगी। 1.5-2 महीने के अंदर नई जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली की भी 72 सीटर प्लेन शुरू हो जाए। रीवा में हवाई अड्डे की शुरुआत और किराए में मिल रही भारी छूट से स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। उन्होंने मतलब एयरपोर्ट के लिए कई बार मांगे रखी, तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। ये रीवा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो युवा पढ़ते हैं, व्यापारी क्षेत्र में जुड़े हैं, तो वो 2 घंटे सफ़र करके अपना काम करके रिटर्न भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। समय का अभाव, समय की बचत, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि 1 महीने बाद भी रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा का हवाई किराया केवल 2000 से 2500 रुपए के करीब रहने वाला है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफर कर सके, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और मध्य प्रदेश में तो पीएम श्री वायु सेवा योजना भी चल रही है, जिससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली जैसे शहर भी हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। और लगातार उन रूट्स पर भी छूट दी जा रही है, जिससे यात्री 1000 रुपए से 3500 रुपए तक का किराया देकर इन जगहों का सफर कर सकते हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, रीवा।